दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल खेती किसानी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आज एक बात नए सिरे से जो है धान के बीजों के बारे में और चर्चा करेंगे। पिछले बार में हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि धान के जो है बीज और अनाज में क्या अंतर होता है। उसी कड़ी में आज जो और एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि अभी बहुत आवश्यक है। आज 23 मई लगभग होने आ रही है। किसान भाइयों, आप लोग को पता है कि 15 जून के बाद कभी भी मानसून आ सकता है। और मानसून आने के पहले किसान भाइयों को चाहिए कि अपने बीज को सुरक्षित कर ले। एक दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि धान की 60 दिन से लेके 150 दिन तक पकने वाली वैरायटियां उपलब्ध हैं। इसलिए धान की किस्मों का चयन किसान भाइयों को बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको उत्पादन कम प्राप्त होगा। इसलिए और जब बीजों का या वैरायटी का जब चयन करते हैं किसान भाई लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि आपकी भूमि की स्थिति, भूमि की परिस्थिति के आधार पर आपको जो है किस्मों का, धान की किस्मों का चयन करना बहुत फायदेमंद रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अ, किसान भाइयों की जमीन कई बार अपलैंड टाइप की होती है, ऊपरी वो भूमि होती है, या कई बार मध्यम भूमि होती है जिसको मिडलैंड भी बोलते हैं, और कई बार लो लैंड होती है जो निचली भूमियाँ होती है जहाँ जिसकी जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों को अपनी मृदा की, भूमि की परिस्थिति के आधार पर किस्मों का चयन करना बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि धान की, जैसा मैं आपको बताया था कि धान की 60 दिन से लेके 150 दिन तक पकने वाली धान की किस्में उपलब्ध है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर आपके पास निचली भूमि है, लो लैंड है, जिसमें जो है वर्षा का जल जो है उसकी नमी अक्टूबर के अंत तक उपस्थित रहती है। भूमि में जो है वर्षा जल की मात्रा जो है वो अक्टूबर माह के अंत तक अगर है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करनी चाहिए कि लंबी अवधि वाली धान की किस्मों को चयन करना चाहिए। अगर आपने ऐसी जमीन पे, ऐसी भूमि पे अगर आपने जल्द पकने वाली या मध्यम पकने वाली किस्मों को लगा दिया, तो आपको आपकी फसल पक के खड़ी हो जाएगी और आपके खेत में नमी रहेगी, तो जिसके कारण आपको उत्पादन कम आएगा। उत्पादन कैसे कम आएगा, मैं आपको इससे समझाता हूँ। धान में एक और विशेषता होती है कि धान की किस्में तो 60 दिन से लेके 150 दिन तक पकने वाली किस्में हैं, लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर से पकने वाली किस्मों को अपनी भूमि के हिसाब से उसको लगाएं। क्योंकि क्या होता है, अगर किसान भाई ने 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन या 110 दिन की किस्म को अगर आज भूमि में लगा दिया, तो उसको उत्पादन कम प्राप्त होगा। क्योंकि धान की ऐसी वो रहती है कि जैसे जैसे धान लंबी अवधि का होगा, उसका उत्पादन देने की क्षमता भी ज्यादा होगी। अगर धान की किस्म आपकी 140 दिन की है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम सबसे ज्यादा धान का उत्पादन प्राप्त होगा। और आपकी अगर किस्म 80 या 90 या 100 दिन की, 110 दिन की है, तो आप कितना भी जतन कर ले, कितना भी अच्छी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, कितना भी आप जो है खाद पानी दवाइयाँ का छिड़काव करें, अच्छी फसल रखें, तब भी आपको उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, हमेशा याद रखना कि धान की किस्म का चयन किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे या अपने मित्र किसान को देख के वो लगा रहा है इसलिए मैं लगा लूं, ऐसा ना करें। हमेशा कोशिश करें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लंबी अवधि वाली किस्म का चयन करें, लेकिन अपनी भूमि को भी देख लें। अगर आपकी भूमि अपलैंड है ना, जिसको हम छत्तीसगढ़ में भाटा मटासी बोलते हैं, या आप अगर सरगुजा चले जाएंगे तो टिकरा गोड़ा भी कहते हैं, या आप इधर बस्तर में चले जाएंगे तो मरहान टिकरा, मरहान टिकरा, ये अपलैंड सॉइल्स को कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसी भूमियां हैं, तो वहां पर आपको आवश्यकता है कि आप यहाँ पे ऐसी जमीन पे 80 से 110 दिन, 115 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्मों का ही चयन करें। तो साथियों, आज हम इसी विषय पे आज ज़्यादा चर्चा करेंगे कि अपलैंड जो उच्च भूमियां हैं, उच्च भूमि में जो अपलैंड सॉइल है, यहाँ इस टाइप की भूमियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी जल धारण क्षमता जो है भूमियों की बहुत कम होती है। पानी गिरेगा,
आज पानी गिरा, 8 से 10 दिन तक नमी रहेगी, उसके बाद फिर सूखने लगता है। तो ऐसी भूमियों में क्या होता है कि साधारणतः क्या होता है कि जुलाई अगस्त के महीने में तो अच्छी वर्षा होती है, लेकिन कई बार अर्ली विड्रॉ मानसून का जब हो जाता है, तो क्या होता है कि जो है धान जो है अपने पक नहीं पाता है और खेत में नमी की मात्रा कम होती है, जिससे कि सूखा पड़ने की संभावना रहती है, और जिसके कारण क्या है, धान को जब वह अपनी पुष्पन अवस्था या फ्लावरिंग स्टेज में रहता है, तो तब उसको एक्चुअल में जो है पानी कम मिलता है, और उसके कारण जो है उसका उत्पादन कम कम प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा जो है अपलैंड सॉइल है आपकी, किसान भाई की अगर जमीन उच्च भूमि है, तो वो कोशिश करे कि 80 से 110 तक दिन तक पकने वाली धान की किस्म का ही चयन करे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले जो अपलैंड भूमि है, उच्च भूमि है, उसमें कौन-कौन सी धान की किस्में हैं जिनको किसान भाइयों को लगाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो इसमें जो है बहुत अच्छी किस्म है, मैं आज अभी पहले मैं आप लोगों को वो किस्म बताऊँगा जो अभी लेटेस्ट 10 वर्षों में जो है किस्में रिलीज़ हुई है, करेंगे जो अभी हाल के वर्षों में रिलीज़ हुई है। अभी हाल में जो रिलीज़ की हुई वैरायटी है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो ऐसी भूमियों में के लिए सबसे अच्छी किस्म अभी हाल के वर्षों में है इंदिरा महारानी धान 1। बहुत अच्छी किस्म है, 110 से 115 दिन में पककर चल तैयार हो जाती है, और अगर अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, किसान भाई की अगर अच्छी देख-रेख होगी, तो 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी किसानों ने जो है इसमें उच्च भूमि में भी जो है किसान भाइयों ने इसमें इतनी फसल जो है प्राप्त की है, फसल की उपज प्राप्त की है। इसकी खास बात है इंदिरा बारानी धान 1, याद रखिएगा किसान भाइयों, इसका जो दाना होता है वो मध्यम पतला होता है, और अपलैंड में खासकर जो है रेनफेड फार्मिंग के लिए ये बहुत अच्छी है, यानी कि असिंचित अवस्था में जहाँ पे आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लिए ये बहुत ही उपयुक्त किस्म है। और अगर सूखा पड़ भी है तो मध्यम सहनशील, अगर कुछ दिन सूखा पड़ेगा तो अन्य किस्मों की अपेक्षा ये सूखा सहन करने की इसमें क्षमता ज़्यादा होती है, और साथ ही जो है तना छेदक, जिसको कि स्टेम बोरर बोलते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या, और ब्लाइट, इसके लिए ये टॉलरेंट है। मतलब इसमें जो है अगर ये लग भी गया तो इसमें उत्पादन में उतनी कमी नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी किस्म है इंदिरा बारानी धान 1। उसी प्रकार से अभी कुछ वर्षों पहले एक और किस्म आई थी जिसको सहभागी धान बोलते हैं, यह भी बहुत अच्छी किस्म है, 110 से 112 दिन में पककर तैयार हो जाती सहभागी धान। ये भी जो है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है इसका। इसकी सबसे बढ़िया खासियत है कि ये लीफ ब्लास्ट जो होता है उसके लिए ये रेजिस्टेंट है, क्योंकि देखा होगा आपने कि जो अपलैंड सिचुएशन में उच्च भूमियों में अक्सर खासकर बस्तर और सरगुजा के क्षेत्रों में ये देखा गया है कि जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा जो है लीफ स्पॉट बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे ऐसी जगह पे, और जो है अपना लीफ ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी किस्म है लीफ ब्लास्ट जो है खासकर जो है अपने बस्तर और सरगुजा के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे स्वाभाविक धान अपलैंड सिचुएशन के लिए एक बहुत अच्छी वैरायटी है। साथ ही एक और वैरायटी जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ जिंक राइस 1 अभी हाल के वर्षों में निकली बहुत अच्छी वैरायटी है। 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और यही ये जैसा मैंने आपको बताया कि 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। इनका उत्पादन आपको कम लग रहा होगा, क्योंकि अब जैसे अपलैंड जमीन है वहाँ पे, जैसा मैंने पहले भी बताया कि धान की वैरायटी जितनी जल्दी पकने वाली होगी उसका उत्पादन उतना कम प्राप्त होता है। तो इसलिए इनका भी उत्पादन कम है, लेकिन चूंकि किसान भाई के पास अगर अपलैंड है और वो धान ही लगाना चाहता है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो उस ऐसी सिचुएशन में छत्तीसगढ़ जिंक राइस 1 बहुत अच्छी किस्म है। इसकी छत्तीसगढ़ जिंक राइस 1 की एक और विशेषता ये है कि इसमें जिंक, इसके चावल में जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, 24 ppm से ज्यादा इसमें जिंक रहता है। तो वैल्यू एडिशन के लिए भी ये वैरायटी बहुत अच्छी है, और हाई जिंक वाली एक्चुअल इसको वैरायटी भी कहा जाता है। और एक और वैरायटी बस्तर के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, वो है बस्तर धान 1। ये भी 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है। इसमें सबसे अच्छा ये है कि पत्ती झुलसा और लीफ ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट के लिए ये जो है, और स्टेम बोरर के लिए मीडियम रेजिस्टेंस है। मतलब
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसमें रेजिस्टेंस है। लेकिन जो सरगुजा और बस्तर में जो किसान भाई जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट का अटैक आता है, तो वहाँ के लिए ये बहुत ही अच्छी किस्म है। चलिए साथियों, अभी हमने जो किसान वैरायटी के बारे में जो चर्चा की, वो तो अभी हाल के वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में जो है किस्में निकाली गई है, उसके बारे में चर्चा किया हूँ। मैं अब आपको उन किस्मों के बारे में बताना चाहता हूँ जो 10 वर्ष के पहले इन किस्मों को निकाला गया था, रिलीज किया गया था। इनमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, लेकिन मैं आपको इसमें अंतर इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 वर्ष के पहले और 10 वर्ष के बाद इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई किसान भाई अगर बीज उत्पादन कार्यक्रम में अगर कोई फसल लगाना चाहता है, तो उसके लिए ये आवश्यक होता है कि वो ऐसी किस्म लगाए जो हाल के 10 वर्षों तक अभी हाल में रिलीज हुई है। 10 वर्षों के अंदर रिलीज हुई, तो उसमें उसको बीज उत्पादन कार्यक्रम में भी लेने का भी में फायदा भी होगा, और बीज उत्पादन कार्यक्रम भी इन्हीं किस्मों का लिया जाता है। अगर उसको मंडी में बेचना है या दूसरे अन्य कार्य के लिए उत्पादन के लिए लगाना है, तो वो फिर जो है 10 वर्ष से पुरानी किस्मों को भी लगा सकता है। तो वह मैं उन किस्मों की चर्चा करना चाहता हूँ जो 10 वर्ष से पुरानी किस्में हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है समलेश्वरी। समलेश्वरी बहुत बढ़िया वैरायटी है, 110 से 115 दिन में पकने वाली, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। और जो है मीडियम ड्वार्फ है, यानी जो 90 से 100 सेंटीमीटर के लगभग हाइट रहती है। मीडियम स्लेंडर ग्रेन है, मीडियम स्लेंडर ग्रेन। और गंगई, जिसको गॉल मिल्क भी बोलते हैं, उसके लिए ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। ब्लास्ट के लिए टॉलरेंट है, झुलसा रोग के लिए ये टॉलरेंट है। और कुछ जगह किसान भाई लोग गर्मी में जो लगाते हैं धान, तो गर्मी के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। समर राइस के लिए जो आपकी समलेश्वरी किस्म बहुत बढ़िया है, किसान भाई उन्हें बहुत लगाते हैं, और आज भी इसको बहुत पसंद की जाती है, हालांकि पुरानी हो गई है। उसी प्रकार से कुछ अन्य किस्में भी है। कलिंगा 3 बहुत पुरानी वैरायटी है, लेकिन आज भी जो है जहाँ अपलैंड है वहाँ पे किसान इसको लगाते हैं। बहुत अच्छी किस्म है, 80 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। आदित्य आदित्य है, अंजलि, हजारीबाग जो है, नेहा है, अन्नदा है, ये सारी किस्में जो है सब जो है, अन्नदा 100 से 110 दिन में पकने वाली है। ये 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। उसके बाद फिर एक और वैरायटी है दंतेश्वरी, जो छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली निकाली गई थी। 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। लॉन्ग सिलेंडर ग्रेन है, लंबा पतला इसका दाना होता है। और जो है गोल मिर्च के लिए एक जमाना था छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा गंगई आता था। आज इतनी गंगई निरोधक किस्में निकल गई है कि आज गंगई देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से दिखता है। लेकिन ये उनमें ये भी एक वैरायटी है दंतेश्वरी, गंगई निरोधक है। और ये भी क्योंकि 100 से 105 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म, इसलिए समर राइस के लिए बहुत ही बढ़िया है। समलेश्वरी, बम्बले, दंतेश्वरी, ये समर राइस के लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। एक और वैरायटी है पूर्णिमा, 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये भी 30 से 35 दिन में। बताया कि अर्ली वैरायटी जितनी रहेंगी, जो 110 दिन के पहले वाली, उनमें 30, 35, 40 क्विंटल से ज्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता प्रति हेक्टेयर, क्योंकि कम अवधि के कारण धान की एक विशेषता होती है, जितना लंबी वैरायटी होगी उतना ज्यादा उत्पादन मिलेगा, जितनी जल्दी पकने वाली होगी उतना उत्पादन कम मिलेगा। तो ये चूंकि 110 दिन की है पूर्णिमा, इसलिए इसमें भी होता है। फिर एक और किस्म बहुत अच्छी है तुलसी, जिसको कि DRR धान 18 के नाम से जानते हैं, तुलसी। ये बहुत बढ़िया वैरायटी थी, 100 से 105 दिन में। इसका भी जो है लॉन्ग सिलेंडर ग्रेन है, और ग्रेन फेड फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी जमीन है। ये जो है धान है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी किस्में हैं। तो लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसान भाई बीज उत्पादन कार्यक्रम में जाना चाहते हैं, तो बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए आपको हाल में रिलीज हुई वैरायटी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको बताया था इंदिरा बारानी धान वन, सहभागी धान, और छत्तीसगढ़ जिंक राइस वन, बस्ता धान, ये लेटेस्ट वैरायटी है, अभी हाल की वैरायटी है। इसलिए इनमें बीज उत्पादन कार्यक्रम लेंगे तो आपको सब्सिडी और अन्य जो सरकार के फायदे होते हैं, सरकारी फायदे, वो आपको मिलेंगे। बाकी और जो पुरानी जल्दी पकने वाली है, वो उनमें है समलेश्वरी, जैसा मैं आपको बताया, कलिंगा 3, आदित्य, अंजलि, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, DRR धान 18, तो ये सारी किस्में हैं। तो इन किस्मों को आप लगाइए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाइए, फायदा। तो दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मिडलैंड जमीन है उसके लिए जो कौन कौन सी किस्में अच्छी उन्नत किस्में हैं, जो 10 वर्ष में अभी हाल में निकाली और 10 वर्ष से पुरानी वाली, उनको भी मैं उसी हिसाब से आपको जो है अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।